नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ाने जा रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। उनकी जो भी रचनाएं हैं या उनकी जो मूल रचनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके जो भाव पक्ष और कला पक्ष हैं यानी कि काव्य सौंदर्यता को हम यहाँ देखेंगे। तो आइए देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ था झांसी के सिरगांव नामक एक गाँव में हुआ था और सन 1886 में उनका जन्म हुआ था। और उनके पिता सेठ रामचरण कनकलता उपनाम से कविता लिखा करते थे। उन्होंने घर पर ही अपनी शिक्षा का प्रबंध किया था और आचार्य द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर उनकी रचनाएं सरस्वती में प्रकाशित होने लगे, यानी कि सरस्वती पत्रिका में उनकी पहली रचनाएं छपा गया था। उन्होंने द्विवेदी जी को अपने काव्य गुरु मानकर उनसे ही शिक्षा ग्रहण करने लगे और राष्ट्र कवि कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। और मैथिली शरण गुप्त जी एक प्रसिद्ध कवि थे। ये उदार, विनम्र, मृदुभाषी व्यक्तित्व से परिपूर्ण थे और उनका निधन हुआ था 1964 को। तो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे कि महाकाव्य है साकेत और जय भारत। खंड काव्य उन्होंने लिखा है रंग में भंग, जयद्रथ वध, तिलोत्तमा, संद्रहास, शकुंतला, वन वैभव, बक संहार, सैरंध्री, पंचवटी, विकट भट्ट, सिद्धराज, नहुस, हिडिंबा, विष्णुप्रिया, त्रिपथगा और रत्नावली। उनके मुक्त काव्य है पद्यभारती, बंद, भारत भारती, बेतालिक, स्वदेश संगीत, झंकार, मंगल घट, विश्व वेदना और उच्छ्वास। और उनके उद्बोधनात्मक काव्य है किसान, पत्रावली, हिंदू, शक्ति, गुरुकुल, गुरु तेग बहादुर, द्वापर, कुणाल गीत, काबा और करबला, अजीत, अर्जन और विसर्जन, अंजलि और आंध्र, पृथ्वी पुत्र, प्रदक्षिणा, युद्ध, भूमिभाग और राजा प्रजा। उनके संपूर्ण काव्य है यशोधरा, रूपक है अनढ़, नाट्य गीत है लीला, अनुदित काव्य है विरहिणी, ब्रजांगना, पलासी का युद्ध, गीतामृत, मेघनाद वध, वीरांगना, स्वप्न वासनावदत्ता और उमर ख़याम की रुबाइयाँ। उनके काव्य में राष्ट्रीयता और गांधीवाद प्रधानता है। उन्हें भारतीय इतिहास और संस्कृति की महत्ता के साथ साथ नारी की महत्वता का भी उन्होंने उनके काव्य में प्रयोग मिलता। उनके काव्य की विश्लेषण हम इस प्रकार से करेंगे। जो मूलभूत रचना है जैसे कि भारत भारती, तो प्रस्तुत काव्य में देश प्रेम को महत्व दिया गया है और यहाँ हिंदू और मुसलमान समाज पर विचार किया गया है। हिंदू समाज के बाल विवाह, छुआछूत जैसे कुरीतियों का चित्रण करते हुए समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, बौद्ध आदि को संगठित होकर कर्तव्य पालन के लिए प्रोत्साहित किया गया है। और मुसलमान समाज में जागृति लाने के लिए काबा और करबला की उन्होंने रचना की है। और उनके साकेत जो है, साकेत गुप्त जी की सर्वश्रेष्ठ रचना रही है और इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की जीवन की गाथा है। राम के साथ लक्ष्मण के वन चले जाने पर उर्मिला को 14 वर्ष तक जो वियोग सहनी पड़ी थी उसी का यहाँ चित्रण किया गया है। और विरह वेदना के प्रति उसका मोह बन जाता है। वो कहती है, दुख भी तुमसे विमुख होकर न कहीं प्रयाण, आज उन्हीं में तो तनिक अटके है ये प्राण। और उनके द्वापर में आत्मकथा, द्वापर जो है ये आत्मकथनात्मक काव्य है। इनमें नंद, यशोदा, राधा, बलराम, कुब्जा, सुदामा आदि अपनी बातें इस प्रकार करते हैं कि कृष्ण के प्रारंभिक जीवन की एक एक घटना चार चित्रों की भांति सहज हो उठती है। मतलब स्वयं ऐसा लगता है कि स्वयं हम कृष्ण से बातें कर रहे हैं। और उनके है यशोधरा। यशोधरा प्रबंध काव्य है और संपूर्ण शैली में इसे लिखा गया है। इसमें भगवान बुद्ध और यशोधरा की कथा है। यशोधरा के मार्मिक भावों को गीत तथा गद्य के माध्यम से चित्रण किया गया है। और अभी हम उनके काव्य सौंदर्य को देखेंगे। और काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दो आते हैं। पहले हम भाव पक्ष को देखेंगे।
जैसे कि प्रतिनिधि कवि, गुप्त जी अपने समय का प्रतिनिधि कवि है और उन्होंने राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप और कृष्ण के मोहक रूप का चित्रण करते हुए समाज को एक नया संदेश दिया है और उनके काव्यों में देश काल की प्रत्येक विचारधारा, संस्कृति और साहित्यिक श्रेष्ठताओं का समन्वय पाए जाते हैं और इस साहित्यिक श्रेष्ठताओं के लिए उन्हें समाज तथा समय के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। राष्ट्रीय भावना, तो गुप्त जी के रचनाओं में समाज के भिन्न मान्यताओं, रीति रिवाजों, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का झलक मिलता है। हिंदू मुसलमान के मध्य हुए विवाद के साथ ही गांधी तथा मार्क्स की विचारधाराओं का गुप्त जी के रचनाओं में प्रभाव पड़ता है। नारी चित्रण, द्वापर में सामंत युग की पतिव्रता नारी का चित्रण है यहाँ पे और वह किस प्रकार एक पुत्री के रूप में जन्म लेकर जवानी में पति और वृद्धावस्था तक परिवार की सेवा में लीन हो जाती है, उसी का वर्णन किया गया है। और स्त्री को भोग की सामग्री तथा दासी ही समझा जाता है, जैसे कि मुट्ठी भर भी जो न दे सके दासी भी में आहा, यज्ञ भंग हो गया तुम्हारा, मेरा सब कुछ स्वाहा, नर झकझोर डालते ही को क्या यह कर पड़ता था। नारी के ऊपर हुए अत्याचारों से दुखी होकर द्वापर की नायिका विधृता कहती है कि अविश्वास ही नारी के प्रति नर के तो 100 दोष क्षमा है, स्वामी है वर घर का। तो व्यवस्था में परिवर्तन होने पर नारी अपने अधिकार प्राप्त करती है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक चित्रण। गुप्त जी ने भारतीय संस्कृति को अपनाकर वर्तमान को सुधारने का प्रयत्न किया है और वर्तमान यह आयोजन है निज भावी जीवन का कुछ अतीत संकेत मिले तो अधिक लाभ व जन का। कवि ने प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को श्रेष्ठ मानकर आर्यों के आदर्श की प्रशंसा करते हुए यहाँ पे लिखा है कि यह पुण्यभूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल सभी के जो प्रथम आयार्थ है। फिर है रूढ़िवाद का विरोध। इन्होंने भारतीय संस्कृति को स्वीकार किया है परंतु बुराइयों को तथा कुप्रथाओं का खंडन करना चाहा है। उन्होंने बलराम के मुख से कहलवाया है कि अपने युग को हीन समझना आत्महीनता होगी, सहज रही इससे दुर्बलता और दीनता होगी। जिस युग में हम हुए हैं वही तो अपने लिए बड़ा है, आह जीव हमारे आगे कितना कर्म क्षेत्र पड़ा है। उसके बाद है आदर्शवाद। गुप्त जी ने आर्यों के आदर्श से ही वर्तमान समस्या का समाधान करना चाहा है। वह मर्यादा पालन, त्याग और कर्मनिष्ठा आदि का सार तत्व प्रदान करते हुए कहते हैं कि मनुष्य को निष्पक्ष रूप से अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। भूल जाया जाए और भूल कर जीना मरना हमको निष्कर्तव्य मात्र है पालन करना। फिर है आध्यात्मिकता। तो उनका मानना है कि भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति होना भी आवश्यक है। उनके अनुसार आँख मोच कर परंपरा का अनुसरण करना गलत है। उनका मत यह धरती के उपवन हमें अपने पूर्वजों ने दिया है, अतः हमारा कर्तव्य है कि हम इससे श्रम जल की धारा से सिंचित करें। मिला हमें उपवन पुरुष का यह सौभाग्य हमारा, कल ही लेंगे या देंगे भी हम श्रम जल की धारा। सिंवन रोपन काट छाट से हाथ सिकोड़ेंगे हम, झाड़ और इखार छोड़ कर तो क्या चेरेंगे हम। इसके बाद है कर्म की प्रधानता। गुप्त जी का कहना है कि हमें कर्म क्षेत्र पर आगे बढ़ जाना है। जो हमारे पूर्वज कर गए हैं उसी पर संतुष्ट ना होकर उससे और आगे करना चाहिए। पुरखे यदि नदियाँ तरते थे तब है सिंधु तरते तुम बरन। नेक्स्ट है जनसाधारण के गौरव की भावना।
कवि ने जनसाधारण के गौरव को स्वीकार किया है। उनके काव्य का महत्व ये है कि वो मनुष्य को निराशा और आत्मदमन नहीं देता, वरन कर्मठता और साहस सिखाता है। बलराम के अनुसार जिस आदमी में कर्म की उन्मादना नहीं है वो मनुष्य नहीं है। न हो एक उन्माद, एक धुन, एक लगन यदि जन्मे तो उस अप्रमत्ता को लेकर है क्या लाभ भुवन में। देख रहा है, समझ रहा है, किंतु नहीं कुछ करता। कर्म भूमि का भार रूप व डूब क्यों नहीं मरता। उसके बाद है प्रकृति चित्रण। गुप्त जी ने प्रकृति के सुंदर चित्र को अंकित किया है। उर्मिला द्वारा सूर्योदय के समय का सुंदर वर्णन उन्होंने करते हुए लिखा है कि सखी नील नभ सर से उतरा यह हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको सरता सरता। यहाँ तक भाव पक्ष खत्म होता है। उसके बाद कला पक्ष में आते हैं। तो कला पक्ष के अंतर्गत आते हैं शैली। तो गुप्त जी ने अपने काव्य को के दो शैलियों में विभाजित किया है। जैसे कि पहला है प्रबंध शैली। गुप्त जी का अधिकांश काव्य इसी शैली में लिखा गया है। रंग में भंग, जयद्रथ, बरसाके, जय भारत, पंचवटी आदि इसी शैली में है। और यह शैली 3 प्रकार के हैं, जैसे कि खंड काव्य, महाकाव्य और उद्बोधनात्मक काव्य। उन्होंने रूपक शैली में लिखा है। इस शैली में उन्होंने नाटकीय प्रणाली का अनुसरण किया है और उनके कथोपकथन पद्य में है और शेष गद्य में है। उदाहरण जैसे कि अनय, तिलोत्तमा तथा संग्रहास गीति शैली में लिखे गए हैं। और उन्होंने गीति यानी कि काव्य शैली में लिखा है। गुप्त जी आधुनिक और प्राचीन दोनों शैलियों में लिखते थे और उनके गीतों में भावों का स्वाभाविक प्रवाह मिलता है। और छंद को देखते हैं। गुप्त जी ने हिंदी छंदों को प्रमुख रूप से अपना काव्य में स्थान दिया है। उन्होंने छंदों में हरिगीति का छंद का अधिक प्रयोग किया है। यह छंद वर्णनात्मक कविता के लिए उपयुक्त है। और उसके बाद देखते हैं रस और अलंकार। गुप्त जी ने अपने काव्य में श्रृंगार, करुण, शांत और वीर रसों की प्रधानता दी है। अपने काव्यों में चमत्कार लाने के लिए उन्होंने अनुप्रास, रूपक, उपमा, भ्रांति, श्लेष, रूपकातिशयोक्ति आदि अलंकारों का उन्होंने प्रयोग किया है। उसके बाद देखते हैं हम भाषा। तो गुप्त जी ने खड़ीबोली को अपने काव्य के भाषा के लिए अनुकूल माना है और उन्होंने अपने काव्य में संस्कृत और बुंदेली शब्दों का व्यवहार किया है। काव्य में प्रसाद, माधुर्य और ओज भी विचारानुकूल मिलता है। यहाँ तक कला पक्ष खत्म होता है और हम निष्कर्ष के रूप में कहेंगे जिसके उपरोक्त आलोचना से यह स्पष्ट होता है कि गुप्त जी के एक राष्ट्रीय कवि है। तुलसीदास ने जिस प्रकार आर्य सभ्यता का गान किया था उसी प्रकार गुप्त जी भारतीय जनसमूह को राष्ट्रीय भावों से अनुप्राणित किए हैं और भाषा शैली की दृष्टि से गुप्त जी युग के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने गुप्त जी के बारे में पढ़ लिया है। आप लोग अच्छे से देखिएगा और लिखिए। धन्यवाद।